हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 8वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपके जेआईसी प्रयोक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह कथन किसका है? यह किसने कहा है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डिमाक ने, मार्शल एडवर्ड डिमाक इनका पूरा नाम था। यह एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे एवं लोक प्रशासन के प्रोफेसर भी थे। डिमाक को जो है लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। और डिमाक ने कहा था कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व वो है संप्रभुता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य का अनिवार्य लक्षण है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी थी? तो ये दिया था रूसो ने। रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। उसी के शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रूसो ने जो है मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर? तो ये किसने कहा था? तो ये जॉन लॉक ने। ठीक है, थॉमस हॉब्स जो था वो प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। ये थॉमस हॉब्स का कथन है। ठीक है, सॉरी, ये बी नहीं सही होगा। जॉन लॉक नहीं, थॉमस हॉब्स का कथन है। थॉमस हॉब्स जो था ये प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन जो है 17वीं शताब्दी में जो है ईश्वर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा, उनकी एक पुस्तक थी लॉ ऑफ मोनिटी, और इसमें उन्होंने दिया था। और जेम्स प्रथम ने बताया था कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं और दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? तो संप्रभुता की अवधारणा क्या है? तो वह वैधानिक है। ठीक है, प्रभुसत्ता के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या उसके वैधानिक अथवा विधि शास्त्रीय रूप में देखी जा सकती है। इसका यह कारण है कि राज्य की इच्छा का श्रेष्ठतम रूप जो है राज्य के कानून में निहित है, जो सभी को बाध्यकारी होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संप्रभुता की विशेषताएं हैं? तो क्या अस्तित्व, सार्वभौमिकता दो दिया है? तो ये दोनों सही है। ठीक है, संप्रभुता की विशेषताओं में जो है अस्थायित्व, सार्वभौमिकता और क्या आता है? पूर्णता भी आता है, अदेयता भी आता है, अदेयता भी आता है। ठीक है, और आपका आ जाता है अविभाज्यता। ये 5 जो हैं, अस्थायित्व, सार्वभौमिकता, पूर्णता, अदेयता, अविभाज्यता, ये पांचों जो है संप्रभुता की विशेषताएं मानी जाती हैं। ठीक है, तो इनमें 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोड नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है?
तो प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक है न्याय से संबंधित है। ठीक है, प्लेटो ने रिपब्लिक में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य हुए लंबे संवादों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। रिपब्लिक का उपशीर्षक जो है वो न्याय से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो उदारवाद का जनक कहा जाता है जॉन लॉक को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदारवाद के प्रणेता जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को जो है प्राकृतिक अधिकार माना और कहा कि इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई और उसका अस्तित्व बना हुआ है। लॉक इन अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण जो है संपत्ति के अधिकार को मानता था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। तो ये इटली जो मुसोलिनी जो था ये इटली से संबंधित था। फांसीवाद का जन्म जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में हुआ, जब मुसोलिनी के नेतृत्व में जो है 1915 में मिलान से पहले जो है फांसियों की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे ये सही युग्म आपका सही है, इटली मुसोलिनी। अगला क्वेश्चन है, राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोग जानते होंगे कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष की असमाधेय स्थिति है। एंजल्स ने जो है अपनी प्रशंसनीय पुस्तक जो लिखी थी ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इसमें उन्होंने राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के विषय में लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कौन है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों को जो है वैज्ञानिक समाजवाद अथवा साम्यवाद का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, एंजल्स को भी माना जाता है। ठीक है, ये एंजल्स, इन दोनों को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में यूं आर्थिक नियमों का विश्लेषण, ये यूं नहीं है बल्कि मूल आर्थिक, ठीक है, मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया है। कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, दास कैपिटल में। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जो है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक जो थी दास कैपिटल, उसमें उन्होंने मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक विधिशास्त्री ने दंड के कितने सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की है? दंड के कितने सिद्धांतों को मान्यता प्रदान की है आधुनिक विधिशास्त्री ने? तो ये किए हैं 4। ठीक है, 4 दंड के सिद्धांतों को मान्यता इन्होंने दिया था, जिसमें पहला था प्रतिशोधात्मक, दूसरा था आपका प्रतिरोधात्मक, और तीसरा था अवरोधक, और चौथा था आपका सुधारात्मक। तो इन 4 दंड के सिद्धांतों का मान्यता दी थी आधुनिक विधि शास्त्री ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कहाँ की थी? टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कहाँ पे की थी? तो किया था जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग में 1910 में जो है टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया था। और दक्षिण अफ्रीका में जो है महात्मा गांधी जी 1904 में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। तो दोनों को आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में और फिनिक्स आश्रम की स्थापना जो है दक्षिण अफ्रीका में 1904 में, और ये 1910 में। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियाँ देता है?
किसको अवशिष्ट शक्तियाँ देता है? तो ये देता है केंद्र को। ठीक है। संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है और भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को अपनाया गया है। परंतु कनाडा में अगर देखा जाए तो संघीय व्यवस्था का अनुसरण करते हुए अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अमेरिका में अगर देखा जाए तो अमेरिका संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है और भारत में केंद्रों के पास है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है संसदात्मक सरकार के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है। संस्थात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है और इस शासन में कानूनी रूप से मुख्य कार्यपालक केवल नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका जो है मंत्रिमंडल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? कौन सा भाग? तो भाग 2। ठीक है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है और भारत में प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, वह है भारतीय। अमेरिका की भांति जो है संघ एवं राज्यों में की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है और नागरिकता जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के जो है 11 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो आप लोग जानते होंगे स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। ठीक है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो है अनुच्छेद 123। ठीक है। संसद के विश्रांति काल में जो है यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के अनुसार और इस अध्यादेश का वही बल व प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम का होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो है राज्यसभा। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तथा 64 के तहत जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी जो है सदन की अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? तो ये भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है। ठीक है। अनुच्छेद 65 के अनुसार जो है यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो पद का कार्यभार जो है उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय उपबंध है और राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। ठीक है। ये जो है राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? तो ये समान मत आने पर। ठीक है। अनुच्छेद 100 के सब आर्टिकल 1 के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर होता है अपने कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करता है जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होने के कारण टाई की स्थिति में हो। परंतु अनुच्छेद 96 के सब आर्टिकल 2 के तहत जो है उसे पद के हटाने प्रस्ताव जो है होता है जब उस पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति जो होता है। संविधान के अनुच्छेद 118 के सब आर्टिकल 4 के अनुसार जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, संविधान के 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1988 में जो है न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? तो एक भी बार अभी नहीं लगा है। आर्थिक यानी वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है और भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अशोक मेहता समिति कब आई थी? तो यह आया था 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1977 में। और ML सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 1986 में हुआ था। और थोंगम समिति का वही 1988 में। ठीक है, तो ये क्रम से ही हैं। तो यहाँ पे आपका क्रम से नहीं है बल्कि आपका ये हो जाएगा 57, 77, 86, 88। पहला ही सही हो जाएगा, क्रम से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोड नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है आपका राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्ट नंबर 5 का विषय माना गया है और इस प्रकार पंचायत जो है राज्य सरकार का विषय है और इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य को ही है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे चिंतक है, कृति है और उसको मिलान करना है। तो हाफ्स की कौन सी पुस्तक थी? तो हाफ्स का लेवियाथन था। जॉन लॉक का कौन सा पुस्तक था? तो टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट था। रूसो की दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। तो यहाँ पे 2-3-1 आपका सी नंबर कोड आपका सही हो जाएगा। ये तीनों पुस्तकों आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो कौन सी है? पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स अरस्तु की है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किसकी है? तो ये रूसो की है। दास कैपिटल आप लोग जानते होंगे कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो सभी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है। द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीता रहस्य, द ओरियन, ये तीनों पुस्तकें बाल गंगाधर तिलक की हैं। और इनकी एक पुस्तक और है, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष ये भी पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक की ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है तो ये है आपका अवैधानिक साधनों का प्रयोग। ये राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। जो समूह या संगठन समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? दल कहते हैं। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। और राजनीतिक दल की विशेषताएं जो होती हैं वो संगठन होता है, मूलभूत सिद्धांतों की एकता होता है, संवैधानिक उपायों का प्रयोग होता है, लोकतंत्र में विश्वास एवं राष्ट्रीय हित की वृद्धि है, ये सभी जो है होती हैं। लेकिन अवैधानिक साधनों का वो प्रयोग उनकी विशेषता में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों का सिद्धांत है
और विचार मत है। इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत जो है ये अधिकार पूर्व नागर और पूर्व सामाजिक है, तो बिल्कुल सही है। और अधिकारों का वैधानिक जो सिद्धांत है वो अधिकार राज्य की कृति है, तो ये भी आपका सही है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत जो है वो अधिकार परंपराओं की उपज माना जाता है, तो ये भी सही है। अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत अधिकार मनुष्य की शक्तियाँ हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत नामक कोई सिद्धांत कभी प्रतिपादित नहीं किया गया था और न ही कोई विचार प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, उदारवादी विचारधारा, नरम दल के समर्थक थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्हीं को जो है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोखले ने इस बात पर बल दिया था कि राजनीति में नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाए, और गोखले की बात जो है गांधी जी भी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।